Welcome to NSD Foundation. दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एनएसडी फाउंडेशन पर। और आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अर्थशास्त्र की इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद में ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और इसमें हम सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक रूप में सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, अर्थशास्त्र किन चीज़ों से डील करता है या अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र की बेसिक परिभाषा में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट ऑल अबाउट अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। अर्थात अर्थशास्त्र वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यह धन को कमाने और धन को खर्च करने से संबंधित है। दोस्तों, आज के इस समय में, आज के इस भौतिकतावादी युग में, और जहाँ पर मानव अपनी आवश्यकताओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहता है, और दोस्तों मानव की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, इनको पूर्ति करने का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वह है धन। और अर्थशास्त्र ही एक ऐसा विषय है जो मानव को धन के बारे में समझ को विकसित करता है और धन को कमाने और धन को बेहतर ढंग से खर्च करने के बारे में विभिन्न नियम, विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न व्यवहारों का विश्लेषणात्मक ढंग से विवेचन करता है। दोस्तों, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो किसी न किसी रूप में धन को कमाने या धन को खर्च करने से जुड़ा हुआ है, उसे अर्थशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों और आधारभूत नियमों की जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति सबसे पहले वह धन को अर्जित करता है और धन को अर्जित करने के पश्चात अपने और अपने परिवार की या अपने ऊपर आश्रित लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं के बीच में उस धन को इस प्रकार से विभाजित करता है, इस प्रकार से खर्च करता है जिससे कि उसकी आवश्यकताएं एक निर्धारित क्रम में पूरी हो सकें। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं या हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, वे अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। और यहाँ तक कि यह मानव का स्वभाव है कि जब उसकी एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो स्वतः ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। दोस्तों, विभिन्न विद्वानों ने आवश्यकताओं को क्रम के रूप में बांटा है। इसमें अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि मानव सबसे पहले अपनी सुरक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन संबंधी आवश्यकताएं, प्रेम संबंधी आवश्यकताएं, आपसी स्वीकार्यता संबंधी आवश्यकताएं, और तब कहीं जाकर के वो आत्मबोध की आवश्यकताओं पर बढ़ता है, यानी कि आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम होता है। उसी प्रकार हमारे भौतिक जीवन में भी हम हमारी विभिन्न आवश्यकताओं में को अपने जो धन होता है, वह धन तो दोस्तों हम जानते हैं सीमित मात्रा में होता है। चाहे व्यक्ति कितना ही अमीर हो या कितना ही उसके पास में सीमित पैसा हो, उसकी आवश्यकताओं से कभी भी उसका जो उपलब्ध धन है वो ज़्यादा नहीं हो सकता। धन वास्तव में एक साधन है जिसका उद्देश्य मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। लेकिन यदि हमारे पास में असीमित मात्रा में धन होता तब तो चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। हमें जो आवश्यकता पड़ती हम उस आवश्यकता की पूर्ति उस धन की सहायता से कर लेते। लेकिन यहाँ तो धन सीमित मात्रा में उपलब्ध है और धन के अलावा भी जो साधन उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए चाहिए वे भी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। दोस्तों, हमारे पास में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं वे हमें लगता तो है कि वे असीमित मात्रा में हैं, लेकिन क्या हम उनका असीमित मात्रा में दोहन कर सकते हैं? क्या यह उचित है? दोस्तों, हम हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भी सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, और इसी प्रकार धन या धन के माध्यम से अर्जित करने वाले अन्य सभी साधन हमारे पास में सीमित मात्रा में है। तो यहाँ पर हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार धन रूपी सीमित साधन से हमारी असीमित आवश्यकताओं को एक क्रमबद्ध रूप से एक ऐसे क्रम में जहाँ पर हमारी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं वो सबसे पहले और कम महत्वपूर्ण आवश्यकताएं उसके बाद में धीरे धीरे पूरी हो। दोस्तों, इसको हम जीवन के अन्य क्षेत्र में भी इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस समय हमें एक ही समय पर एक से अधिक कार्य करने होते हैं, तब हम कौन से कार्य को वरीयता देते हैं? हम उस कार्य को वरीयता देते हैं जिसकी तात्कालिकता
अनिवार्य है, जिसका होना इस क्षण में जरूरी है, उस कार्य को हम पहले करते हैं, और जिन्हें समय पर टाला जा सकता है, जिन्हें थोड़ी देर बाद किया जा सकता है, उन्हें हम बाद में करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हमारी आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताएं अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि भोजन। हमें भूख लगी है तो भोजन चाहिए ही चाहिए। रहने के लिए एक सुरक्षित आवास की हमें आवश्यकता है, और पहनने के लिए, तन ढकने के लिए हमें कपड़ों की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को आधारभूत आवश्यकताओं में गिना गया है, और इसके बाद में अगर हमारे पास में साधन उपलब्ध हैं तो हमारी अन्य आवश्यकताएं, जिन्हें विलासिता की आवश्यकताओं के रूप में अर्थशास्त्र में परिभाषित किया गया है, उनका हम अध्ययन विलासिता की आवश्यकताओं के रूप में बाद में करेंगे, और उन्हें इसी क्रम में पहले अनिवार्य आवश्यकताएं और बाद में विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो दोस्तों, अगर अध्ययन की दृष्टि से हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को बांटें तो हमें विभिन्न बिंदुओं में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र सबसे पहले बात करता है उपभोग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उपभोग। प्रारंभ में उपभोग को अर्थशास्त्र में इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया था, लेकिन वर्तमान में अनेक आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक गतिविधियों के आदि यानी कि प्रारंभ और अंत के रूप में उपभोग को सर्वाधिक महत्व दिया है। उपभोग को इंग्लिश में कहा जाता है कंजम्पशन, यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे विभिन्न संसाधनों के, विभिन्न उत्पादों के उपभोग की आवश्यकता होती है। हमें भूख लगी है, उसके लिए हमें भोजन का उपभोग करना होगा। जब हमें तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए तो हमें वस्त्रों का उपभोग करना होगा। उपभोग का मतलब होता है चीजों को उपयोग में लेने का। तो उपभोग वह प्रक्रिया है जहां से आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होती है। किसी भी चीज का उत्पादन उस वस्तु की उपभोग की मांग पर निर्भर करता है, यानी कि किसी भी वस्तु को तब उत्पादित किया जाएगा जब उसके उपभोग की मांग उत्पन्न होगी। इसी कारण से उपभोग आर्थिक गतिविधियों का आदि और अंत के रूप में जाना जाता है। उपभोग के बाद में दोस्तों अगला जो कार्य आता है वह है उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन। जैसा उपभोग की मांग होगी उसी के अनुपात में या उसी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे उत्पादन का बाजार का एक सिंपल सा नियम है कि जिस चीज में उत्पादक के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, जो चीज में उसे कुशलता है, जिस चीज में उसे दक्षता है, उसका उत्पादन किया जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जिस चीज की बाजार में मांग है उसका उत्पादन किया जाए। और दोस्तों, उत्पादन करते समय मांग को ध्यान में रखना, उपभोग की मात्रा को ध्यान में रखना कि बाजार में संबंधित वस्तु की या संबंधित सेवा की उपभोग की कितनी मांग है, उसी के अनुसार उत्पादन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम उत्पादन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उत्पादन के नियम, उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, उत्पादन की लागत किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, उत्पादन पर लाभ का क्या रेशियो होना चाहिए, इन सभी चीजों की व्याख्या विस्तार से अर्थशास्त्र में की गई है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इन दो बिंदु जो बेसिक बिंदु हैं, पहला उपभोग जो कि मांग से सीधे रूप में संबंधित है, और दूसरा उत्पादन, उत्पादन भी मांग पर ही निर्भर करता है। इसके बाद में बात आता है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। एक उपभोक्ता से प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु के बदले में उत्पादक को उसका मूल्य चुकाता है। और दोस्तों, ये मूल्य उस वस्तु की लागत प्लस उस वस्तु पर उस उत्पादक का जो प्रोत्साहन स्वरूप जो लाभ है उसको जोड़ करके उस वस्तु का मूल्य तय होता है। तो विनिमय के अंतर्गत उपभोक्ता के द्वारा किए जाने वाले उपभोग के बदले में उत्पादक को चुकाया जाने वाला मूल्य विनिमय के अंतर्गत आता है। दोस्तों, विनिमय में अगर हम और बात करें तो क्रय विक्रय जो मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद में मूल्य निर्धारण, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होगा, मुद्रा, बैंक व्यवस्था, व्यापार, ये सभी चीजें अगर हम देखें तो क्रय विक्रय की, व्यापार की ही सहायक गतिविधियां हैं। दोस्तों, बैंक की हमें आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम व्यापार करते हैं, हमारे द्वारा धन अर्जित किया जाता है, हमारे द्वारा अर्जित धन को हमें सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बैंकों की आवश्यकता पड़ती है। आदान प्रदान के एक साधन के रूप में हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सभी चीजें विनिमय के अंतर्गत आती है, विनिमय से संबंधित है। दोस्तों, मौसम बहुत ही सुहावना है, और ऐसे सुहावने मौसम में पक्षियों का जो कलरव है वो अच्छे से हमें सुनाई दे रहा है। और हम हमारी क्लास को आगे जारी करते हैं। और जो अगला कार्य आता है वह है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने जो उत्पादन किया है उस उत्पादन को
विभिन्न संसाधनों में वितरित कर देना वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन से प्राप्त जो आय होती है वह उत्पत्ति के साधनों में एक निश्चित क्रम में बांट दी जाती है। भूमि को उसका रेंट, मशीन को उसका रेंट कहें या फिर डेप्रिसिएशन या उसका किराया जो है, और इसी प्रकार से अन्य साधनों को, मानव संसाधनों को उनका पारिश्रमिक, ये सब चीजें उनको वितरित कर दी जाती है। तो इसे वितरण के अंतर्गत, डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत माना जाता है। विनिमय में तो चीजों की आदान प्रदान, उनको आदान प्रदान करने में सहायक चीजें, बैंक, मुद्रा, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। और वितरण में उत्पत्ति के साधनों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद में अर्थशास्त्र की अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु का जो क्षेत्र है वह है राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। दोस्तों, ये सभी चीजें जो हमने ऊपर बात की, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण, ये कहीं ना कहीं निजी व्यक्तियों से संबंधित है या फिर ऐसे तत्व हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निजी व्यक्तियों का योगदान होता है। लेकिन राजस्व, हम भारत जैसे राज्य में रहते हैं जहां पर राज्य का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक राजस्व को जुटाना, जिसे हम पब्लिक फाइनेंस के रूप में जानते हैं, वह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थशास्त्र इसी पब्लिक फाइनेंस से भी अपने आप को संबंधित करता है। एक राज्य के द्वारा किस प्रकार से आय का अर्जन किया जाना चाहिए और अर्जित आय को किस प्रकार से विभिन्न जन उपयोगी या फिर जन कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था का अध्ययन अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्रमबद्ध रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, जो कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन 5 बिंदुओं को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र का संपूर्ण सब्जेक्ट मैटर डिसाइड किया गया है, उसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में बिंदुओं के रूप में, एक पृथक अध्याय के रूप में हम इन्हीं 5 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें उपभोक्ता की, जब हम उपभोग के बारे में बात करेंगे तो उपभोक्ता की मांग, उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता व्यवहार, इन सब चीजों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब हम उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादक का व्यवहार, उत्पादक का साम्य, उत्पादक के लिए विभिन्न बाजार परिस्थितियां, इनके बारे में बात करेंगे। फिर जब हम विनिमय की बात करेंगे, क्रय विक्रय की बात करेंगे, तो मार्केट के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, मार्केट में कंपटीशन की क्या स्थिति है, मार्केट में किसी नई फर्म का खुलना या नई किसी फर्म का बंद होना, मार्केट में नई फर्म का प्रवेश, किस प्रकार से कीमतें निर्धारित की जाती है, किस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था कार्य करती है, इन सभी चीजों को हम विनिमय में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अध्ययन करेंगे, दोस्तों ये पक्षियों की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मार्केट का। मार्केट के अध्ययन के बाद में हम वितरण का अध्ययन करेंगे, और वितरण के अंतर्गत हम उत्पत्ति के विभिन्न साधन, उन साधनों का किस प्रकार से उत्पादन में उपयोग में लिया जाए, और उन साधनों को मिलने वाला जो पारिश्रमिक है उसके क्या नियम होने चाहिए, किस प्रकार से उनका पारिश्रमिक तय किया जाता है, और किस प्रकार से वो साम्य की स्थिति में आते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में हम पब्लिक फाइनेंस यानी कि राजस्व की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक कल्याणकारी राज्य अपने आय को अर्जन करता है और उस आय को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न कल्याणकारी जन कल्याणकारी उपायों के माध्यम से उसे खर्च करता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जिसमें हमने अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया, आपको कैसा लगा? आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर भेजें, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।